हे एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रेम जी फिजिक्स क्लासेस, जहाँ पढ़ते हैं फिजिक्स को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग है भी। न्यूटन्स थर्ड लॉ हम पढ़ने वाले हैं और उससे पहले हम इस न्यूटन सेकेंड लॉ पर बेस्ड जितने भी एग्जाम्पल्स हैं न्यूमेरिकल्स वो सॉल्व करेंगे 9.1 से 9.5 तक। ओके, तो सबसे पहले पहला एग्जाम्पल्स देते हैं 9.1 का। देखिए ये क्वेश्चन कहता है क्या है, अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है ना वो 5 kg। देखिए न्यूमेरिकल बनाने का सबसे पहला अप्रोच क्या है कि सबसे पहले वो चीज लिखिए जो गिवन है, जो दिया हुआ है वो जरूर लिखिए। फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड, देखिए 2 सेकेंड के ड्यूरेशन पर इसको बनाएंगे। ठीक है, इट इंक्रीजेज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड से 7 कर देता है। 3 मीटर पर सेकेंड से कितना हो जाता है, 7 मीटर पर सेकेंड। ओके, हमें क्या निकालना है पहले, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाई। तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन टी। ओके, तो मास जो है ना वो कितना है 5 है इनटू v माइनस यू 7 माइनस 3 अपॉन टी, टी की जगह पर 2 लिख देते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 7 माइनस 3 4 अपॉन 2 और 5 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा 10 न्यूटन। ये 10 न्यूटन हो जाएगा। ओके, अब हमें क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है व्हाट वुड बी द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी क्या होगा, तो देखिए वेलोसिटी का वैल्यू क्या होता है u इंटू ए टी। ओके, नहीं v फाइनल वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा v इक्वल टू u प्लस ए टी। अब एक्सीलरेशन हमें निकालना है। एक्सीलरेशन वैसे हम 2 मीटर पर सेकेंड निकाल चुके हैं, लेकिन हमें पहले एक्सीलरेशन निकालना होगा इसमें फोर्स निकालने के लिए। टाइम जो है ना इस बार कितना है जानते हैं आप, इसमें टाइम 5 सेकेंड है। इस बार जो 5 सेकेंड बाद का वेलोसिटी पूछा है, तो पहले आप एक्सीलरेशन निकालिए। एक्सीलरेशन निकल के क्या होगा v माइनस यू अपॉन टी। नहीं, ये एक्सीलरेशन कांस्टेंट, ये एक्सीलरेशन कांस्टेंट से ही चल रहा है, मतलब फोर्स जो अप्लाई हो रहा है ना वो तो कितना हो रहा है 10 न्यूटन ही हो रहा है ना। तो आप एक्सीलरेशन अगर निकालेंगे तो या तो इससे निकाल लीजिए या फिर F इक्वल टू ma कर दीजिए, दोनों ही तरीका है। तो इसमें हमें फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ, फाइनल वेलोसिटी कितना है 7 माइनस 3 अपॉन 2। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 7 माइनस 3 4 अपॉन 2, 2 मीटर पर सेकेंड। ये तो हो गया एक्सीलरेशन। हमें फाइनल वेलोसिटी निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है कितना 3 प्लस a2 इंटू टी, टी के जगह पर हम कितना लिखेंगे, ये 5, इस बार कितना है 5 सेकेंड के बाद निकालना है। 3 प्लस 10 मतलब 13 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा आपका फाइनल वेलोसिटी। ओके, तो ये हो गया फाइनल वेलोसिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9.2 लेते हैं। ओके, 9.2 नंबर क्वेश्चन जो है ना ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है ये कि 2 ब्लॉक दिया हुआ है, ठीक है 2 ब्लॉक है, और ये दोनों ब्लॉक में आपको ये बताना है कि किसको एक्सेलरेट करने में ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगा। मतलब पहला ब्लॉक दिया हुआ है m1 2 kg का है और a1 दिया हुआ है जिसका जो एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। आपको बताना है कि एंड दूसरा जो है ना वो है m2, और m2 जो है वो कितना है 4 kg है, और a2 जो है वो कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें बताना है कि F1 या F2 कौन बड़ा होगा। ठीक है, तो सिंपल है, M1 A1 कर लीजिए, M1 A1, M1 की जगह पर 2 है, A1 की जगह पर 5 है, मतलब करने का 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा यहाँ पर। और यहाँ देखेंगे तो 4 इंटू 2 मतलब 8 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो आप बताइए मुझे कौन सा बड़ा हुआ, F1 या F2? F1 will be greater than F2. To accelerate 2 kg mass by 5 meter per second square, greater force will be required. To accelerate 2 kg mass with 5 meter per second square, acceleration will require greater mass, greater force.
ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर 9.2 का। अब 9.3 देखते हैं। ओके प्यारे बच्चों, ये 9.3 नंबर क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि एक मोटर कार है जो कि 108 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है। ठीक है, एंड टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप। तो स्टॉप होने में कितना टाइम लेता है? 4 सेकेंड। आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड, जब ब्रेक अप्लाई कर देते हैं ना उसके 4 सेकेंड बाद वो क्या होता है? रुक जाता है। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स ऑन द मोटर कार इफ इट्स मास अलोंग विद द पैसेंजर इज 1000 kg। अब इसमें बताना है कि फोर्स ब्रेक्स द्वारा कितना अप्लाई होगा। अगर मास मोटर कार का उसके साथ उस पैसेंजर के साथ सब मिला करके अगर कितना हो 1000 kg हो। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करें। सबसे पहले गिवन लिखते हैं क्या दिया हुआ है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना? 108 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब होता है आप 100 में अगर 5/18 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या मिल जाएगा आपको? A6 जाए तो ये क्या है? 30 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा आपको। ओके, अब ये तो इनिशियल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी अभी निकालना हमने सीख लिखा है कि कैसे 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाता है। अब फाइनल वेलोसिटी आपको पता है 0 है। ओके, और इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है कि 4 सेकेंड, सॉरी टाइम जो है ना वो 4 सेकेंड है। इनिशियल तो वेलोसिटी तो 30 मीटर पर सेकेंड। अब हमें क्या करना है, इसमें फोर्स निकालना है। तो फोर्स के लिए मास भी जरूरी होता है। मास कंबाइंड मास है, दिया हुआ कितना है? 1000 kg। ओके, अब हमें फोर्स निकालना है। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो v माइनस यू अपॉन टी। तो मास तो कितना है? 1000 है, इनटू v जो है ना ये 0 माइनस यू कितना इनिशियल 30 अपॉन टी की जगह पर हम कितना लिखेंगे? 4। ओके, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 इंटू माइनस 30 अपॉन 4। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 250। ओके, और इसी चीज को हमको सॉल्व करके आगे आंसर लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? F इक्वल टू -750। ये जो होगा कितना होगा? 750 न्यूटन। ये होगा आपका। नेगेटिव साइन क्यों? सॉरी 750 नहीं, इसमें 0 डबल आई। ठीक है, नेगेटिव साइन क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये माइनस है, नेगेटिव है, तो ये यहाँ पर माइनस। अच्छा, नेगेटिव साइन क्या शो करता है? पूरे फिजिक्स में याद रखना, नेगेटिव साइन अपोजिट डायरेक्शन को शो करता है। तो इट विल शो व्हाट द फोर्स विल, रिटार्डिंग फोर्स विल अप्लाई। ओके, द फोर्स will apply opposite to the direction of motion के डायरेक्शन के अपोजिट लगेगा। ओके, तो ये फोर्स अप्लाई होगा। दिस इज ऑल अबाउट 9.3। ओके, अब 9.4 देखते हैं क्या है। ये जो है ना 9.4, उसमें कह रहा है कि 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई होता है। अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन देता है, एंड अ मास m2 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब m1 मास पर तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, m2 पर कितना है? 20 मीटर। व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेस आर टाइड टुगेदर? क्या एक्सेलरेशन होगा अगर दोनों मास को एक साथ बांध दे तो? ओके, तो सबसे पहले हम ये जान लें कि इंडिविजुअल पर एक्सेलरेशन कितना होगा, और दोनों पर कंबाइन एक्सेलरेशन निकालना है। तो दोनों मास को ऐड करके और फिर फोर्स कितना लग रहा है वो लगा करके और फिर हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले तो ये जाने कि मास कितना है इंडिविजुअल। ओके, तो देखिए F जो है ना वो कितना है? 10 न्यूटन का है। एक्सेलरेशन जो लग रहा है A1 पर वो कितना है? हमें दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और m1 वैल्यू आपको क्या करना है? निकालना है। ओके, दूसरा जो है वो कॉम्बिनेशन में है कि फोर्स तो इतना ही लग रहा है 5 न्यूटन। कितना लग रहा है? 5 न्यूटन। और A2 जो है ना वो कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और m2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है,
तो F इक्वल टू जो होगा ना M1A1 होगा, और tan 5 इंटू M1 हमें निकालना है, A1 की वैल्यू कितनी होगी 10। ओके, तो M1 इक्वल टू कितना होगा 5/10, 0.5 kg। ठीक है, तो ये समझ में आएगा M1। ओके, हमें अब M2 निकालना है, तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा M2A2। ओके, और 5 इंटू M2 की वैल्यू निकालना है, A2 20 है। ओके, तो M2 इक्वल टू कितना होगा, ये देख लीजिए 5/20, तो 5/20 की वैल्यू कितनी आएगी 0. इसको सॉल्व करेंगे ना, तो इसको डिवाइड करेंगे, आएगा नहीं फिर, तो 0.2 टू जा 4, ओके 5, इतना केजी तो होगा आपका। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा ये। अब हमें क्या करना है कि नेट एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो नेट एक्सेलरेशन अगर फाइंड आउट करना है तो हम चाहे तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन जब इस दोनों ब्लॉक पर, जैसे मान लीजिए ये M1 है और इस पर इंडिविजुअल फोर्स लग रहा है F, अलग अलग फोर्स लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर फिर M2, अगर मान लीजिए इन दोनों को टाइट कर दें, इन दोनों को हम क्या करें बांध दें किसी चीज से, ये M1 है ये M2 है, अब हम फोर्स लगा रहे हैं F, तो अब नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, मान लीजिए कि A एक्सेलरेशन होगा, तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा M1 प्लस M2 इंटू A ऐसे होगा। ओके, तो F की जो वैल्यू है ना, F इक्वल टू वो कितना होगा 5 पहले से ही दे रखा है, और M1 प्लस M2, M1 की जगह पर 0.5 प्लस 0.25 इंटू A। ओके, तो 5 इक्वल टू यहाँ पर सॉल्व करेंगे ना, तो आप कितना करेंगे 0.75 ओके इंटू A, तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/0.75 और 500/75। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे आप, तो ये कितने टाइम से, एक बार में ही कट जाएगा, या फिर जैसे 8 जा कट जाएगा, मतलब 8 5 जा 40 नहीं, और 8 7 जा 56, 4 सॉरी ये 60 हो जाएगा। फिर एक काम करते हैं 3 और नहीं कटेगा, 25 3 जा और 2 जा 20 हो जाएगा, तो 20/3 ये कितना हो जाएगा 6.66, तो 6.67 इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होगा क्या एक्सेलरेशन। समझ में आई बात है। ये लास्ट क्वेश्चन है अभी 9.5। ओके, तो जो न्यूटन सेकेंड लॉ पर बेस्ड है। ओके, देखिए इसमें क्या कह रहा है, अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉल ऑफ 20 ग्राम। ओके, तो अब मास लिख लीजिए, जो जो दिया हुआ है पहले लिख लेते हैं, उसके बाद उसको फॉर्मूला में क्या निकालना है ये लिख लेते हैं, उसके बाद उसके लिए पर्टिकुलर क्या फॉर्मूला होगा वो लगाते हैं। यही है प्रोसीजर न्यूटन्स न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। एक बार सॉल्व नहीं हो तो रहने दीजिए, उसके बाद फिर बाद में ट्राई कीजिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का यही तरीका है, मतलब एक बार सॉल्व नहीं हो तो थोड़ा सा वेट कीजिए, धीरे धीरे दिमाग रीड करता है, उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं इसको आराम से, या फिर सॉल्व कर लीजिए तो फिर सॉल्यूशन तो है आपके पास, यहाँ से देख करके एक बार सॉल्व कर लीजिए, और सॉल्व करके फिर से एक बार समझने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आया तो वीडियो लेक्चर देखिए। ओके, देखिए इसमें क्या कर रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉल ऑफ 20 ग्राम मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन ऑन ए लॉन्ग टेबल इज गिवन इन द फिगर। ए फिगर में दिया हुआ है, टेबल पर किस तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, 1 है तो क्या है, फिर ऐसे मतलब 0 है तो 20 है, 1 है तो फिर यहाँ है, फिर 2 है, और जब 10 सेकेंड है इसकी जब हो जाता है टाइम, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है 0, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया, पहले तो लिख लो मास 20 ग्राम, तो 20 ग्राम 20 इंटू 10 की पावर -3 kg। ओके, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है कितना 0। ओके, और टाइम जो ड्यूरेशन इसमें लगेगा वो कितना लगेगा 10 सेकेंड का लगेगा। अब हमें क्या करना है, इसमें फोर्स निकालना है। ओके, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन इन द टेबल, और इसमें हमको निकालना है फोर्स कितना लगेगा। ओके, फाइन फोर्स निकालना है। ओके, फाइंड द फोर्स, जो लास्ट लाइन है ना वो है, एक सेकेंड,
फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। ओके, ये इसमें फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, ब्लॉक पर कितना फोर्स लगेगा ये देखना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, फोर्स इक्वल टू एम ए, फॉर्मूला आप जानते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ से आपने डिराइव करा था, और उसके बाद थोड़ा सा और मॉडिफाई करना पड़ता है, यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी। ये कहाँ से, ये फर्स्ट लॉ मोशन वाले से, इससे पहले वाला जो चैप्टर था 8th उससे है। ओके, और मास आपको पता है, मास कितना है 20 इंटू 10⁻³ इंटू v क्या है, फाइनल है, u इनिशियल है 20 अपॉन t, और ये है 10। ओके, तो 20 इंटू 10⁻³ इंटू -2, नहीं तो -2, और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -40 इंटू 10⁻³ ओके, तो ये हो गया, इतना न्यूटन फोर्स लगेगा इस पर। ओके, ये चीज़ है, आपको ये निकालना था -2। ओके, अब हमें न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ना है। देखिए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जब कोई एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक पर फोर्स एक्सर्ट करता है तो दूसरा ब्लॉक भी फर्स्ट ब्लॉक पर क्या करता है, फोर्स इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट में फोर्स एक्सर्ट करता है। जैसे यहाँ पर समझने के लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक ब्लॉक है, ठीक है, और ये ब्लॉक किस पर रखा हुआ है, सरफेस पर, मान लीजिए टेबल पर रखा हुआ है या अर्थ सरफेस पर रखा हुआ है, ग्राउंड पर रखा हुआ है। चलिए, तो ये कुछ फोर्स इस पर लगाता होगा, इस पर ग्राउंड पर, तो ग्राउंड भी बदले में इस पर फोर्स लगाता है, इस ब्लॉक पर, ठीक है। तो यही कहता है न्यूटन्स थर्ड लॉ। जैसे हम इसको पुश कर रहे हैं, तो जितना फोर्स से हम पुश कर रहे हैं उतना ही फोर्स से हमें भी ये पुश कर रहा है, ठीक है। इसका सीधा मतलब है, अगर क्लास में आपका टीचर आपको थप्पड़ मारता है तो बदले में उनको भी थप्पड़ लगता है, लेकिन गाल पर नहीं, हाथ पर, ठीक है। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होता है, यही कहता है ये न्यूटन्स थर्ड लॉ। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक बार पहले मेन स्टेटमेंट को समझते हैं, फिर बाद में उसका डेरिवेशन समझेंगे, ठीक है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, व्हेनेवर देखिए, whenever one object या one body exert force on another body, then another body also exert equal and opposite force on the first body, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी। ये जो फर्स्ट बॉडी है ना, अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी पर इक्वल एंड अपोजिट, ये लिखना जरूरी है, क्योंकि इक्वल फोर्स लगाता है सेम अमाउंट में लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब देखिए, ये ब्लॉक जो है ना, इसको मान लीजिए F फोर्स से प्रेस करेगा, तो बदले में जो सरफेस है ये भी F फोर्स से ब्लॉक को ऊपर की तरफ पुश करता है। ओके, तो ये m मास का ब्लॉक है, ये समझाने के लिए मैंने बता दिया यहाँ पर। अब होता क्या है कि जो फोर्स फर्स्ट ब्लॉक दूसरे या फर्स्ट ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर लगाता है उसको कहते हैं एक्शन फोर्स, ठीक है। स्टार्टिंग का जो फोर्स है ना वो एक्शन फोर्स है। जैसे आप किसी को गाली देते हैं, बदले में आपको थप्पड़ मारता है, तो आपने गाली दिया, दैट इज एक्शन, एंड बदले में कोई मारा तो क्या है, रिएक्शन है। या पहले आप किसी को थप्पड़ मारते तो दूसरा भी थप्पड़ मारता है,
तो यही चीज है, एक एक्शन लेता है तो दूसरा उसके बदले में क्या करता है, रिएक्ट करता है, तो वैसा ही चीज है। तो फोर्स एक्टिंग बाय द फर्स्ट ब्लॉक इज नोन एज एक्शन फोर्स। फोर्स एक्टिंग by the first block is known as action force। इसको क्या कहते हैं, एक्शन फोर्स। ये क्या कहलाता है, एक्शन फोर्स कहलाता है, ठीक है। दूसरा जो है ना, फोर्स एक्टिंग by the second block on the first block is known as reaction force। तो ये क्या है, रिएक्शन फोर्स। एक तो एक्शन है, दूसरा क्या है, रिएक्शन फोर्स। तो ये है आपका एक्शन फोर्स और दूसरा क्या है, रिएक्शन फोर्स। यहां पर न्यूटन्स थर्ड लॉ। ओके, अब इसका जो हम क्या लिख सकते हैं, इसको टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब हम इसको लिख सकते हैं टू एवरी एक्शन, सो वी कैन राइट इट इन अनदर वे। सो वी कैन राइट, दूसरे मेथड में हम दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट इन अनदर वे। दूसरे तरीके से हम लिखना चाहते हैं, ये क्या लिखेंगे टू एवरी एक्शन देयर इज एक्शन, देयर इज always an equal and opposite reaction. To every action there is always an equal and opposite reaction. ये है आपका न्यूटन्स का न्यूटन्स थर्ड लॉ, कंप्लीट एनालिसिस। ओके, अब हमें इसका एग्जांपल्स पढ़ने हैं, कुछ एग्जांपल्स। जैसे मैं पहले थोड़ा सा ऑरली बता देता हूँ, फिर रिटर्न अपन लिखेंगे। जैसे आपने देखा होगा, किसी ब्लॉक को हम मान लीजिए एक हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम है, या फिर सबसे पहले स्विमर रिवर का देख लीजिए। जैसे आप बोट को देखे होंगे कि आगे की तरफ बोट मूव करता है, ठीक है। तो क्या करता है, ओर्स बोलते हैं उसको, उससे हम पीछे की तरफ क्या करते हैं, वाटर को धकेलता है, तब वो बोट जाके क्या होता है, आगे की तरफ मूव करता है। या स्विमर जो है रिवर में या पॉन्ड में जो तैर पाता है, वो इसी वजह से, क्योंकि वो हैंड से क्या करता है, वाटर को पीछे की तरफ धकेलता है और खुद आगे की तरफ इसकी वजह से मूव करता जाता है, ठीक है। तो स्विमर रिवर का ये प्रॉब्लम है। ओके, अब हम दूसरा केस ले सकते हैं, जिसमें हॉर्स कार्ट का भी एग्जाम्पल है। हॉर्स कार्ट, ओके, आपको लगेगा कि मूव कैसे कर जाता है, अगर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है तो मूव कैसे करता है, वो भी हम क्लियर कर देंगे। लेकिन पहले एग्जाम्पल के लिए, वो मूव करता है इसलिए क्योंकि वो जो फोर्सेस लगते हैं ना, वो अपोजिट ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगते हैं। द फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट ब्लॉक। जैसे कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए हमने ये फोर्स, अगर मान लीजिए इस पर F लगाया और इधर से ही F लग रहा है, तो ये फोर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन कोई ब्लॉक, जैसे हम ही इसको इस F फोर्स लगाते हैं और ये बदले में हम पर लगाता है, तो फोर्स तो अलग अलग ऑब्जेक्ट पर लगाना, तो ठीक है, एक मूव कर जाता है। जैसे एक केस ले सकते हैं आप, जैसे किसी ब्लॉक को ऊपर उछालते हैं तो नीचे की तरफ अर्थ के सरफेस में आ जाता है, ठीक है। तो वो तो एक्सेलरेट करता हुआ दिखता है, लेकिन अर्थ नहीं दिखता। तो जिसका मास ज्यादा होता है ना, वो एक्सेलरेट करता हुआ नहीं दिखता है, जिसका कम मास होता है वो एक्सेलरेट करता हुआ दिखता है। यही रीजन है, ठीक है। तो ये है आपका, ये इसके नीचे एक नोट देके एक पॉइंट लिखना जरूरी है। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहां पर लिख देते हैं, यहां नोट, एक्शन एंड रिएक्शन
reaction forces are acting on different block, दूसरे ब्लॉक पर लगता है, so it never get cancelled, ये कभी कैंसिल नहीं हो पाता, ठीक है। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट ब्लॉक्स, सो आपस में कभी कैंसिल नहीं होता, और जिसका मास कम होता है वो एक्सेलरेट करता हुआ दिखता है। तो एक एक करके सारे एग्जांपल्स को मैं लिखता हूं, फिर समझा देते हैं आपको, ओके। सबसे पहला जो एग्जांपल है वो है वॉकिंग का। जैसे पर्सन ना वॉक करता है एक रोड पर, कैसे करता है, यहाँ पर मान लीजिए व्यक्ति है ऐसे हैंडसम सा स्मार्ट सा लड़का, और ये यहाँ पर मूव करता है। तो ये क्या करता है, ये जब मूव करता है ना तो पैर से अर्थ को क्या करेगा, पुश करेगा, तो पुश करता है, और बदले में अर्थ जो है ना उसके पैर पर पुश करता है, ठीक है। अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है तो कैंसिल आउट हो जाना चाहिए। देखो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स डिफरेंट ब्लॉक पर लगता है, ठीक है, और डिफरेंट ब्लॉक पर लगता है तो जिसका मास कम होता है वो क्या हो जाता है, एक्सेलरेट हो जाता है, वो मूव कर जाता है। वैसे ही केस इंसान के केस में भी है। जैसे ही मान लो ये पर्सन इसको पुश करेगा अर्थ को, तो अर्थ भी इस पर क्या लगाता है, एक फोर्स, और ये रिएक्शन फोर्स जो होता है इस ब्लॉक को, एम मास के ब्लॉक को एक्सेलरेट करा पाता है। तो अर्थ को क्यों नहीं करा देते, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा होता है, ये जो होता है एम ग्रेटर देन स्मॉल एम, बहुत बड़ा होता है। इसलिए देखिए हाउ डू वी वॉक, हम कैसे मूव करते हैं, पहले ऐसे पूछा जाएगा आपसे एग्जांपल, हाउ स्विमर स्विम, हाउ ए पर्सन वॉक ऑन द रोड, कैसे वॉक करता है, या फिर व्हाई द गन रिक्वायर्स, रिक्वायर्स का मतलब होता है पीछे की तरफ जाना, मतलब एक्शन के बदले रिक्वायर्स करके पीछे झटके लगना, ओके। गन का पीछे झटका क्यों लगता है, तो ये सब चीज आपसे पूछा जाएगा, और उसका एनालिसिस किससे होगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ से। देखिए when we walk on the ground, then our foot pushes the ground backward, and in turn the ground pushes our foot forward, और बदले में ग्राउंड भी क्या करता है, फॉरवर्ड पुश करता है। the forward reaction exerted by the ground on our foot makes us walk forward, ये फॉरवर्ड जो रिएक्शन फोर्स होता है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, आगे की तरफ मूव कर जाते हैं। दो द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट दे डू नॉट प्रोड्यूस इक्वल एक्सेलरेशन द टू बॉडीज, दिस इज बिकॉज द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज एक्ट्स यूजुअली हैव डिफरेंट मासेस। देखो दिस इज बिकॉज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट्स यूजुअली डिफरेंट मासेस, डिफरेंट मासेस पर एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज लगता है, एंड इसके आगे लिख लो, एंड द ब्लॉक हैज स्मॉल मास एक्सेलरेट्स, जिसका स्मॉल मास होता है वो क्या करता है, एक्सेलरेट करता है, ठीक है, बिगर मास वाला एक्सेलरेट नहीं करता। अब देखो व्हाई द गन रिक्वायर्स व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन, the force sending the bullet forward is equal to the force sending the gun backward। जितना फोर्स से बुलेट आगे की तरफ जाता है उतना ही फोर्स से गन क्या होता है, पीछे की तरफ आता है। बट ड्यू टू हाई मास ऑफ द गन इट मूव्स ओनली अ लिटिल डिस्टेंस फॉरवर्ड, मतलब ज्यादा मास होने के कारण ये जो गन है वो पीछे की तरफ थोड़ा ही डिस्टेंस जा पाता है, ज्यादा डिस्टेंस नहीं जाता। बुलेट क्या होता है, आगे की तरफ बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये एनालिसिस है ये दो केसेस का। अब दो और केसेस है, हम एक्सप्लेन करते हैं उसको। देखिए ये जो है ना, ये थर्ड एंड फोर्थ एग्जांपल्स है, ये आपसे पूछा जाता है जनरली इस तरह के क्वेश्चंस। व्हाई द केस ऑफ व्हाई द बोट मूव फॉरवर्ड, ओके। तो होता क्या है, एक ओर्स जो है होता है जो जिसको पतवार बोलते हैं, वो क्या करता है, पानी को पीछे की तरफ पुश करता है, जिसकी वजह से वाटर जो होता है वो बोट को आगे की तरफ पुश करता है, ओके। ड्यूरिंग द रोइंग ऑफ द बोट मैन पुशेज द वाटर बैकवर्ड विद द ओर्स, और से
पीछे की तरफ पुश करता है। द वाटर एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट पुश ऑन द बोट व्हिच मेक्स द बोट मूव फॉरवर्ड। ओके, सिंपल यही हम लिख सकते हैं इसको। अब दूसरा केस जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर बच्चों को एक कंफ्यूजन रहता है। द केस ऑफ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट, जब केस ऐसा है कि हॉर्स पुल करता है कार्ट को। देखो, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन द हॉर्स एक्सर्ट, एक बार मैं रीड कर देता हूँ ये क्या लिखा है फिर समझाते हैं आपको, या फिर पहले समझ लीजिए। देखिए होता है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ से जितना फोर्स से हॉर्स जो है ना वो कार्ट को पुश करेगा, उतना ही फोर्स से कार्ट भी हॉर्स को क्या करेगा, पीछे की तरफ पुट करेगा। ओके, पुल करेगा। तो ये पहले देखने से तो ये लगता है कि कैंसिल आउट हो जाना चाहिए, लेकिन एक फ्रिक्शन फोर्स लगता रहता है अर्थ कार्ट के वजह से, जिसको रिमूव कौन करता है, जो हॉर्स का जो पुश है ना, पैर का जो पुश है, वो फोर्स क्या करता है, उसको ओवरकम करता है, जिसकी वजह से वो आगे मूव करने लग जाता है। इन शॉर्ट जो नेट फोर्स जो बैलगाड़ी पर लगता है उसका हॉर्स का, वो उसको एक्सेलरेट करने में सक्षम होता है। ठीक है, इसकी वजह से वो आगे क्या हो जाता है, एक्सेलरेट कर जाता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है कि अगर फ्रिक्शन फोर्स को बैलेंस करना है तो ये रिएक्शन फोर्स, हमने एक कार्ट छोटा सा बनाया है, ये कार्ट है। ओके, और ये क्या है, हॉर्स है। अब हॉर्स क्या करेगा, अपने पैर से इसको पुश करेगा। ये तो ठीक है, इसको जितना फोर्स से आगे खींचेगा उतना ही पुश से ये क्या करेगा, ये पीछे की तरफ, ये जितना फोर्स से खींच रहा है उतना ही फोर्स से ये आगे की तरफ खींच रहा है। ठीक है, मतलब कहने का हॉर्स जितना फोर्स से कार्ट को खींच रहा है, कार्ट भी उतना ही फोर्स से अपनी तरफ खींच रहा है। लेकिन इसका जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ना, इसको ओवरकम कर दे रहा है हॉर्स का फिट। ओके, हॉर्स के फिट से लगने वाला फोर्स, जिसके कारण ये क्या होता है, कार्ट मूव करने लग जाता है। देखो, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन द हॉर्स एक्सर्ट सम फोर्स ऑन द कार्ट एंड द कार्ट एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द horse. So at first sight it seems that the force being equal and opposite cancel out and hence the cart would not move, the cart को move नहीं करना चाहिए। But the first sight में तो यही लिखता है, but the force acting due to friction on the cart is overcome by the force acting by the horse feet. horse feet से जो force लगता है ना वो overcome हो जाता है, तो डायरेक्ट कांटेक्ट वाले फोर्स है, हेंस कार्ट मूव्स फोर्स, जिसकी वजह से कार्ट क्या होता है, आगे की तरफ मूव करता है। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा इसके एनालिसिस। ओके, कंफ्यूजन कहाँ होता है। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके।